हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट नंबर 9 के वीडियो सॉल्यूशन और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। अगर आपने चूँकि स्कोर 141 तक किया है तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग थी आपकी, बहुत अच्छी है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112 मार्क्स रखा गया था, तो अगर आपने इतना किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको 2 दिन पे एक टेस्ट दिया जाता है, इसलिए ताकि आपको इस सेट के थ्रू कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैं चाहूँ तो आपको डेली के डेली सेट भी दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक सेट को सॉल्व करते हैं और इसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उस टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर सेट लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आप जो भी सेट लगाएं उसको एक बार अच्छे तरीके से देखें कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, किस टॉपिक से मेरी गलती हुई, आप उस टॉपिक को सुधारिए, क्योंकि 2 दिन आपके पास टाइम मिलता है, 2 दिन को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेट लगाइए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमबीटी के नाम से जानते हैं। और इनसे संबंध एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दीवाने कोही, जो कि एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाले और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली के पहला सुल्तान कह सकते हैं ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश कह सकते हैं ये गुलाम वंश के एक शासक थे और इनको गुलामों के गुलाम के रूप में भी जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने चालीसा को स्टार्ट किया था, जिससे कह सकते हैं 40 सरदारों का एक गठन होता था, जिसको हम लोग कहते थे चहलगामी। ठीक है, चहलगामी को कहा जाता था, इसने स्टार्ट किया था। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं करते। अगला पॉइंट से कि गुलाम का दास के रूप में किसे जाना जाता था, या फिर इसको क्वेश्चंस को घुमा करके भी पूछा जाता है कि गुलामों के गुलाम के रूप में किसे जाना था। देखिए, जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश जो था वो गुलाम का भी गुलाम था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, राइट। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी 217। अगर बात करें कि 214 में क्या है? 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात कही गई है। 226 तो आपको पता है कि उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत है, उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत जो कि रीट जारी करते हैं। ठीक है, और 216 की बात करें तो 216 का संबंध उच्च न्यायालय के गठन से है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिर सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? गिर सिंह प्रोजेक्ट, तो गिर सिंह प्रोजेक्ट 1972, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1973। नेक्स्ट वन, पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध हो जाता है 1784, और 1784 में वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक वंश ने ब्राह्मणों और मंदिरों, कह सकते हैं मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो आपको सातवाहन वंश से संबंधित जब नोट्स प्रोवाइड कराया गया था तो उसमें बोला गया है कि सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूमि अनुदान दिया गया वो गुप्त वंश में दिया गया सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे पहला पूछा था तो आंध्र सातवाहन को टिक करते, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट से, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं धर्मशास्त्रों के समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया, इसको याद रखेंगे। 12 की रचना किसने की है? 12 की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी, इसका मुख्य उद्देश्य होता था भू राजस्व। ठीक है, मुख्य विशेषता होता था भू राजस्व से प्राप्त करना। अगला पॉइंट्स, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन जो छिद्र होता है वो हम कह सकते हैं कहाँ पे है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, उसको कहते हैं ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन छिद्र की जो मोटाई होती है उसको हम, या फिर ओजोन परत कह सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डबसन इकाई में मापी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वन की केसर का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे राज्य, देश मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो कि ईरान। ठीक है,
तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतारिया, सतारिया का संबंध हो जाता है असम से, सी को टिक करेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में हुआ था, ये याद रखेंगे। और इनमें इनकी विजय का मुख्य जो कारण बना तुगलमा युद्ध प्रथा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो कम से कम 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। अगला क्वेश्चन, नीमोबाजको जो नामक बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बनाया गया वो सिंधु नदी पर बनाया गया, ऑप्शन ई सिंधु नदी पर। अगला पॉइंट है कि कीट वंश में होने वाली जो खुजली होती है किसके कारण होती है? एक्चुअली इस प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ जैसे चींटी काटती है, जैसे बिच्छू का डंक होता है, तो हमें जो जलन होता है या फिर खुजली होती है उसका कारण क्या होता है? तो उसके डंक में मौजूद फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, एक सफ़ेद और चिकनी सतह क्या होती है? एक सफ़ेद और चिकनी सतह, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक सफ़ेद वस्तु है और एक कोई काली वस्तु है, इसको हम व्हाइट मान लेते हैं और ये ब्लैक मान लेते हैं, इस पर जो भी कोई किरण पड़ता है तो ये क्या करता है? सफ़ेद वस्तु इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी इसको परावर्तित कर देता है, अवशोषित नहीं करता, अवशोष नहीं करता, अवशोषक नहीं करता, ठीक है। तो खराब अवशोषक होता है, लेकिन गर्मी का अच्छा प्रवर्तक होता है, यानी कि इसमें गर्मी बहुत कम लगती है। आपको ये पता होगा, ठंड के मौसम में सलाह दी जाती है कि हमें श्वेत कपड़े ही पहनने चाहिए, इसका कारण भी यही होता है, राइट। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन उच्च न्यायालयों के बारे में सत्य है? कौन सा सत्य है उच्च न्यायालय के संबंध में, हाई कोर्ट के संबंध में? तो यहाँ पे इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है और यह कानून की अदालत के रूप में कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी को ठीक करेंगे। अगला पॉइंट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध झील फुलहार के लिए जाना जाता है? तो फुलहार झील का संबंध क्या है? फुलहार झील जो कि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे एक लूनी। लूनी आपको पता है कि ये जो कि कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? सबसे कम आबादी वाला यहाँ पे लक्षद्वीप को टिक करेंगे, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि अंकलेश्वर को क्या प्रसिद्ध बनाता है? अंकलेश्वर का संबंध हो जाता है तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त या फिर उप लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं भारत के राज्यपाल, यानी कि राज्य के राज्यपाल, भारत के राज्यपाल नहीं, राज्य के राज्यपाल। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, और आइसोटॉप में हम कहते हैं कि उनका परमाणु जो क्रमांक होता है वो समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे के मुंशी भी थे, अयंगर भी थे और कृष्णमाचार्य भी थे, लेकिन एच बेग नहीं थे, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 फर्स्ट के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश के लिए पर्याप्त अधिकार होता है? किसके पास होता है? तो ये होता है आपका चुनाव आयोग के पास, ऑप्शन डी। यदि स्टील को गर्म करके लाल किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं, ठीक है, एनीलिंग, ऑप्शन ए। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ पानी का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो एंजाइम कह सकते हैं मनुष्य के आँख में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। और आंसू जो स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लैक्राइमल ग्रंथि, ये भी याद रखेंगे। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके भी दिया था, साथ ही साथ हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे तरीके से नोट्स भी देखा। हिमालय के प्रादेशिक जो प्रदेश का विभाजन किया गया उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सतलुज और काली, ठीक है, सतलुज और काली के मध्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभऊ हिमालय, ठीक है। देखिए अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें या फिर इसको हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो सतलज और यहाँ पे कह सकते हैं सिंधु, सिंह है, सिंधु और सतलज के मध्य पड़ता है।
जबकि कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो कह सकते हैं सतलज और काली के मध्य आता है। जबकि थर्ड नंबर की बात करें नेपाल हिमालय के अंतर्गत काली और तीस्ता, जबकि असम हिमालय के अंतर्गत तीस्ता और तिहांग को रखा जाता है। तो इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। आलू, टमाटर, बैंगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? किस वंश के अंतर्गत आते हैं? सोलेनम। ठीक है, सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किए थे? पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो स्थापना किया गया था, कब? तो 1993 में। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित करना है। चलिए एक एक करके मैच करते हैं। फैदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। फर्स्ट का 4 कहाँ पे मिल रहा है? तो फर्स्ट का 4 तो 3 जगह मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दबाव के लिए। बी का फर्स्ट यहाँ पे, यानी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में आपको इससे पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले से शासक थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग रखा था। ये याद रखेंगे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आगरा शहर की जो स्थापना कह सकते हैं किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। राइट। नेक्स्ट वन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? फतवा जारी किया गया था। अब ये फतवा क्या? तो इस्लाम से जुड़े किसी भी मसले पर कुरान और हदीस में कह सकते हैं जो भी बात की जाती है उस हुक्म की जारी किया जाए तो उसे फतवा कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सर्वप्रथम सूरत में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कि अंग्रेज कह सकते हैं, अंग्रेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अपने एक काम के लिए काफ़ी फेमस रहते थे, जो कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को स्टार्ट किया था 1793 में। ये याद रखिएगा। और इनका जो कब्र है गाजीपुर, ऑप्शन ए। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदे को समिति कब नियुक्त की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बी पे नज़र डालें, जो कि सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन 1928 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट्स हम गलत कहेंगे, ऑप्शन बी। किस शहर में नोटर डैम का गिरजाघर अवस्थित है, जो कि वर्ल्ड फेमस है? नोटर डैम का गिरजाघर ये पेरिस में पड़ता है। सी करेक्ट होगा, पेरिस। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत नहीं आता? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ पे होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर, ये याद रखना है। और अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत नहीं आता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाउन्स। सबसे पहले तो बात आती है कि डाउन्स किस देश का ये घास का मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत कौन आता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय का, तो यहाँ पे आप देख लिए सवाना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स ये सभी आते हैं। वेल्ड और ये सवाना ये दोनों में अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सवाना कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का है, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन सवाना उष्ण कटिबंधीय है जबकि वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों पॉइंट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी लोगों को पता होगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है। अगला पॉइंट्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ऑप्शन डी। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का कह सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय है। चलैया समिति का संबंध किससे है?
चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली में सुधार, ऑप्शन ए। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि तो ये कह सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1799 में इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम, ठीक है, जेम्स आउट्रम। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना 1922 में संबंध रखते हैं, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं गोरखपुर में ये घटना घटी थी और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी उस वक्त बारदोली में थे, डी होगा राइट आंसर, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए और हमें बताना है कि कालानुक्रम क्या होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था ये कब हुआ था? यहाँ पे हमें डेट भी देखना पड़ेगा। तो इस डेट की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर कह सकते हैं, 31 दिसंबर। सेकेंड पॉइंट, गांधी इरविन समझौता, ये भी आपका 1931 में हुआ था और ये आपका डेट 5 मार्च है, ठीक है, 5 मार्च। ठीक उस तरह से अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी आपका कह सकते हैं 1931 में हुआ, लेकिन इसकी जो डेट थी थोड़ा सा पहले 26 मार्च रख सकते हैं, राइट, 26 मार्च, ये ध्यान रखिए 26 मार्च। और राजगुरु की जो फांसी हुई थी ये था आपका 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च जो कि 1931 था। अब हमें यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन पहले आएगा। तो ये तो आपका 1929 हो गया, तो सबसे पहले हम रखेंगे 1, उसके बाद देख सकते हैं 1931 तीनों हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें आपका आ जाएगा कौन? 5 मार्च, तो 2 आ गया। उसके बाद देख सकते हैं 23 मार्च यानी कि 4 और 3, तो 12:43 कहाँ पे है? 12:43 ऑप्शन ए। इस तरह से आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की जो कि भर्त्सना की थी? तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, डी होगा राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन सा अंग खुलते हैं? तो ये पेट, ठीक है, पाइलोरस पेट, ऑप्शन ए। आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग देखने में सबसे छोटा लगता है, देखिए छोटा आंत नाम से छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इंसुलिन क्या है? इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंसुलिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इंसुलिन का जो स्राव होता है कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से, ठीक है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए स्पार्टम एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक होता है, यानी कि शुगर ही कह सकते हैं। फ्रिगॉन प्रशीतक होता है। नियोप्रिन की बात करें तो संश्लेषित रबर होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच है, तो सभी सही है, डी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम का मतलब होता है कि पारा के साथ एक और अन्य जो धातु मिल जाए तब उसको हम कहते हैं दोनों मिल करके बनाती हैं, उसको अमलगम कहा जाता है। तो पारा और लोहा एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी यौगिक नहीं बनता है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे, लोहा, यानी कि लोहा अमलगम नहीं बनाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें एक सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए देखिए, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, तो फर्स्ट का 4 के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर यानी कि कैल्शियम के साथ मैच होगा, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया है। यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और यहाँ पे कह सकते हैं एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में बात की गई है। महान्यायवादी के संबंध में बात करें तो 76 होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चंस को वही कहा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन, राइट, ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो यहाँ से दो प्रश्न होता है। मुबैयान कह सकते हैं, मुबैयान जो कि एक पद शैली थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? बाबर ने किया था। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तुजक ए बाबरी। तुजक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में था, सी करेक्ट होगा। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध 1803 से 1805 होता है और उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे, लॉर्ड बेलेस्ली थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अनुप्रति कोचिंग योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ए। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो कि सबसे टॉप पे रहा। बिहार का स्थान 22वां है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फेयरली फीमेल द धोतीचंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया है संदीप मिश्रा के द्वारा, सी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? 5वां सबसे बड़ा, तो यहाँ पे कह सकते हैं बी यानी कि भारत। ठीक है, भारत करेक्ट होगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से किसे सम्मानित किया गया? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी ख्याति नरवाणे। हाल ही में WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण में प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये एकदम वीवीआई प्रश्न बनेगा, तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंग्यून 4B प्रक्षेपित किया? फेंग्यून 4B प्रक्षेपित किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चाइना ने इसको प्रक्षेपित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच खनिज स्रोत पर जो कि हाल ही में मंजूरी हुई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी संस्था ने एक तकनीक विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में जर्मनी और किस देश ने हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर द्विपक्षीय गठबंधन का हस्ताक्षर किया? तो सी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन, भारत ने किस क्षेत्र में और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए फिजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कृषि के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। भारत ने फिजी के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? लवलीना बोरगोहेन का संबंध हो जाता है असम से, सी करेक्ट होगा, असम। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। हाल ही में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिविनसिक और वेरिटिक्स नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? वेरिटिक्स, तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया? ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? वन महोत्सव, तो यहाँ पे कह सकते हैं वन महोत्सव आयोजन करने की घोषणा दिल्ली ने। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वन महोत्सव का सप्ताह जो है मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई, ये याद रखिएगा। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए किस देश ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो रूस करेक्ट होगा,
रूस, ऑप्शन सी, रूस और चीन ने समझौता किया। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है जून में, तो ये प्रत्येक साल 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021। तो देखिए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि टोटल पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्रेंच, थर्ड नंबर पे विंबलडन और चौथे नंबर पे जो कि लास्ट में यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो कि महिला विजेता कौन रही, तो नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन की बात यहाँ पर भी की गई है, तो फ्रेंच ओपन में ध्यान रखिएगा वो विजेता रही बारबोरा, बस याद रखिए बारबोरा, जो कि चेक गणराज्य की, तो इसे याद रखना। साथ ही साथ विंबलडन की बात करें तो इसमें एसएल बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इसे याद रखिएगा। और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन में एमा राडुकानो, ये जो कि ब्रिटेन से हैं, इन्हें याद रखना है। तो कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार 2021 से 25 तक भारत कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा? 20 गीगावाट। 20 गीगावाट। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अंडमान सागर में। हाल ही में भारत ने जर्दालू आम की पहली खेप किस देश को निर्यात किया? तो जर्दालू आम को जीआई टैग बिहार में दिया गया और इसका पहला खेप जो भेजा गया वो ब्रिटेन में भेजा गया, सी। जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना के पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर पायलट माविया सूडान। ठीक है, माविया सूडान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं ये 29 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना है? पुरी, सी। ठीक है, पुरी। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवार्णय योजना स्टार्ट किया? देवार्णय योजना को स्टार्ट किया, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ प्रश्न मैथ्स के हैं। यदि ए और बी की आयु का अंतर और योग क्रमशः 15 और 65 है, यानी अंतर 65 है और योग जो कि 65 है, ठीक है, सॉरी, अंतर 15 और योग 65 है, तो हमें बताना है उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अंतर दिया गया है 15 और योग दिया गया है 65। तो अगर मैं इन दोनों के इक्वेशंस को कैलकुलेशन कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, यानी 2a की जो वैल्यू मिल जाएगा 80, यानी a की वैल्यू हो गया 40। अब a की वैल्यू 40 है और दोनों का योग 65 है, तो कह सकते हैं कि b की वैल्यू आपका हो जाएगा 25 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों का गुणनफल निकालना है। तो 25 चौका 100, यानी 100 पे 1 0, कितना हो गया? 1000, ऑप्शन बी, राइट। अगला प्रश्न देखिए, 6 लड़के या 4 पुरुष, याद है कि यहाँ पे यह है, 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के यहाँ तथा 10 पुरुष मिलकर दोनों को यहाँ पे साथ में कराना है, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? यानी हम यहाँ पे देखें तो 6 जो बॉयज़ हैं वो 4 मैन के बराबर काम करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 जो बॉयज़ हैं वो 2 मैन के बराबर काम करते हैं, राइट। हमसे प्रश्न में पूछा गया कि 3 बॉयज़ के साथ अगर 10 मैन को कराया जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर 3 मैन के काम की जगह पे मैं 2 मैन रख दूं यहाँ पे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 3 बॉयज़ करें या फिर 2 मैन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब 12 मैन हो गए। हमसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि 12 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। प्रश्न में ये था कि 6 लड़के करें या फिर 4 पुरुष करें, 18 दिन में समाप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 मैन अगर 18 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 12 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो 18 चौका 72 और 72 को मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 6, 12 चौके 72, यानी 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये दे ऋण पर 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है? तो 12% वार्षिक होगा, बताइए कितना वार्षिक भुगतान उसका होना चाहिए, जो कि 944 रुपये उसके चुकाना है और रेट क्या है? 12% रेट है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर वर्ष की बात करें तो 100 रुपये उसने दिया, लेकिन अगले वर्ष उस पर रेट लगेगा 12% का, तो उसे 112 रुपये देना पड़ेगा, यानी हम परसेंटेज में लेकर के चल रहे हैं। और जब तीसरे वर्ष की बात आएगी तो तीसरे वर्ष उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, तो 12 दूनी की 24, यानी कि हो जाएगा 124,
और फिर अगर चौथे वर्ष की बात करते हैं तो चौथे वर्ष उसको 136, इस तरह से 12-12 ऐड होता चलेगा। तो एंड में अगर हम देखें तो कितना परसेंटेज हो रहा है, तो देखिए 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 और 1 7 4, यानी कि 472% कह सकते हैं। इस तरह से समझिए, ये 472 नहीं है, ये टोटल जो हम लोग 100% मान करके चल रहे थे, तो ये 472 किसके बराबर है, 944 के बराबर है। यानी कितना का गुना है, 2 का गुना है, ठीक है ना, 2 का गुना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो किस्त थी, यानी पहला किस्त हमने जो माना था 100 रुपया होना चाहिए था, यानी कि 100% मानकर चल रहे थे 100, तो पहले किस्त 2 से गुना कर लेंगे। तो पहला किस्त उसे 200 का देना पड़ेगा, दूसरा किस्त उसी तरह से यहाँ पे अगर करेंगे तो इस तरह से गुना करते चलेंगे, तो कुल मिलाकर के उसे 944 रुपये देना पड़ेगा। तो पहला किस्त क्या हो गया, तो पहला किस्त हम कह सकते हैं 200, इस तरह से, ठीक है, 200 का किस्त होगा और उस पर आपका रेट लगता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 200 का प्रत्येक किस्त होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।